हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं मनीष शंकर तिवारी। आज हम लेकर आए हैं उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने के लिए जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। पिछले कंटेंट में हम लोगों ने देख लिया कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा था और महात्मा गांधी जब अफ्रीका से भारत आए तो अपने साथ में वो कौन सा अस्त्र कौन सा हथियार लेकर आए जिसका जवाब अंग्रेजों के पास में भी नहीं था और उसका सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए गांधी जी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को सीधे 15 अगस्त 1947 तक ले जा पाते हैं, यानी आजादी के दिन तक वो पहुंचते हैं। महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद में सबसे पहले गांधी जी पूरे हिंदुस्तान को समझने के लिए उसका पूरा दौरा करते हैं। पूरे हिंदुस्तान को जानने के दौरान उनको ये समझ में आता है कि भारत की जो जनता है वह कुछ करना तो चाहती है, लेकिन उसके साथ में जरूरत है उनको समझने की। उस समझने की प्रक्रिया में गांधी जी जब आगे बढ़ते हैं तब 1917 में पहली बार चंपारण से रामचंद्र शुक्ल का संदेश मिलता है उनको कि यहां पर नील की खेती के खिलाफ तीन कठिया पद्धति के कारण चंपारण के किसान बहुत परेशान हैं। आपको बता दूं, चंपारण वर्तमान बिहार का एक जिला है जहां पर गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया। गांधी जी पहुंच गए और वहां पर जाकर गांधी जी ने बोल दिया कि अब चंपारण में नील की खेती नहीं होगी। किसानों को बल मिला। गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग किया और उस प्रयोग ने सफलता अर्जित कर ली। सफलता यह थी कि अंग्रेज सरकार झुक गई और किसानों की नील की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस छोटी सी सफलता ने गांधी जी के सत्याग्रह के लिए एक विराट मार्ग की खोज कर दी, एक विशाल रास्ते को खोल दिया। दूसरा सत्याग्रह 1917 में ही खेड़ा में, जहां पर किसानों का आंदोलन चल रहा था कि अकाल के कारण, मौसम खराब होने के कारण फसल मारी गई है, टैक्स लिया जा रहा है, उस टैक्स को कम कर दिया जाए। गांधी जी वहां पर पहुंचे और सत्याग्रह का प्रयोग किया। बोले नो टैक्सेशन मूवमेंट, कर नहीं देंगे अभियान। और वहां पर भी सरकार ने गांधी जी के सत्याग्रह को स्वीकार किया। खेड़ा से थोड़ी ही आगे हम जाते हैं तो अहमदाबाद आता है। गुजरात में ही है अहमदाबाद भी। अहमदाबाद में एक कपड़ा मिल है। उस कपड़ा मिल में मजदूरों ने एक बोनस मिलने को लेकर के आंदोलन किया हुआ था। मिल मालिक जो है वह मजदूरों की मांग पूरी नहीं कर रहा था। गांधी जी के पास सूचना आई, गांधी जी गए और वहां पर सत्याग्रह का प्रयोग करने लगे। मिल के जो मालिक थे उसने गांधी जी के सत्याग्रह के आगे अपना सिर झुकाया और इस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया चंपारण में, दूसरा प्रयोग किया खेड़ा में और तीसरा अहमदाबाद में। तीनों प्रयोगों में गांधी जी को सफलता अर्जित हुई। अब आगे देखते हैं कि गांधी जी क्या इन सफलताओं से संतुष्ट हो सकते थे? क्या गांधी जी का लक्ष्य इसी तरह के छोटे छोटे गांव में जाकर आंदोलन करना था? जी नहीं। गांधी जी ये चाहते थे कि इस आंदोलन को संपूर्ण भारत में भेजा जाए, पूरे भारत में इसको विस्तारित किया जाए, प्रसारित किया जाए। तभी उनके हाथ में एक मौका लग जाता है रॉलेट एक्ट के नाम से। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन गांधी जी के आने के बाद धीरे धीरे करके विस्तार रूप ले रहा था। इसके साथ साथ वहां पर रूस में क्रांति हो गई थी, 1917 की रूसी क्रांति। हिटलर भी जो है वहां पर नाजीवाद के रूप में उदय कर रहा था। अब हिटलर का जर्मनी और साम्यवादियों का रूस, यहाँ के जो क्रांतिकारी थे इनके संबंध भारतीय क्रांतिकारियों से ना हो जाए, उसको रोकने के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठाया गया और उसने एक एक्ट या एक अधिनियम पारित किया जिसको बोला गया रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के पारित होते ही एक नियम लागू हो गया कि भारत में किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी जानकारी के उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता है। यह सजा 2 या 2 से अधिक वर्षों की भी हो सकती है। इसके लिए वह ना तो कोई वकील का प्रयोग करेगा, ना उसकी कोई दलील मानी जाएगी और ना वो किसी अदालत में अपील कर सकता है। अर्थात इस रॉलेट एक्ट को नो अपील, नो वकील, नो दलील वाला कानून कहा गया और इसी कारण इसे कहा गया काला कानून। बहुत अच्छा अवसर मिल गया था गांधी जी को रॉलेट एक्ट के विरोध के रूप में। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में रॉलेट सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय ले लिया। विरोध प्रदर्शन के लिए गांधी जी ने जब आंदोलन की घोषणा की, लोगों ने समूह बना करके रैलियां निकालना शुरू कर दी, जुलूस निकालना शुरू कर दिए। जगह जगह पर दुकानों को बंद किया जाने लगा और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाने लगा।
अच्छा, जब भारतीय जनता ये सारी चीजें कर रही थी, तो क्या अंग्रेज सरकार चुपचाप बैठती? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाई, ब्रिटिश सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो चेतना भारतीयों में आई थी, उस चेतना का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने विभिन्न जगहों पर नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। लोगों के जुलूस पर लाठीचार्ज किए जाने लगे। फलस्वरूप यह हुआ कि सबसे ज्यादा रॉलेट एक्ट के आंदोलन का विरोध जो हुआ वह पंजाब में हुआ। उसका भी कारण था, क्योंकि पंजाब से सबसे ज्यादा लोग प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए गए थे। जब वो वहां से लौटकर आए तो उनके अंदर देशभक्ति की भावनाएं उबाल मार रही थी। उनको यह लगा कि अब हमारे देश को आजाद कराने की बारी है। जब हम इन गोरों के लिए लड़ सकते हैं तो हम तो हमारे देशवासियों के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने पंजाब में आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी ने भी यह घोषणा कर दी कि मैं भी अमृतसर पहुंचूंगा। अमृतसर जाने के लिए गांधी जी आगे बढ़े, लेकिन उनको दिल्ली में ही प्रवेश से निषेध कर दिया गया। गांधी जी को आगे जाने से मना कर दिया गया। अब यहां अमृतसर में क्या घटना घट रही थी? 10 अप्रैल 1919 की बात है। अमृतसर में कुछ लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने उस जुलूस के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया और साथ में गोली चला दी, जिसकी वजह से वहां पर स्थिति बिगड़ गई। और इसके बाद जो वहां का कमिश्नर था अमृतसर का, उसने पूरे अमृतसर में लगा दिया मार्शल लॉ। एग्जाम में आता है मार्शल लॉ किसे कहते हैं? मार्शल लॉ मतलब एक तरह का सैनिक कानून है, जिसमें सैनिकों की ही आज्ञा का पालन करना होता है और सामान्य जो है चीजें, एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया जाता है और पूर्ण कर्फ्यू के हालात होते हैं। मार्शल लॉ लग जाने के बाद में वहां पर स्थिति बिल्कुल ऊपर से शांतिपूर्ण दिख रही थी, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा तनाव था। यह तनाव कैसे दिखाई दिया? वहां पर सूचना मिल गई कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको दिल्ली से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जलियांवाला बाग एक जगह है अमृतसर में, वहां पर 13 अप्रैल 1919 दिन था बैसाखी का। बैसाखी के दिन लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में और अन्य जो गोली चालन हुआ था उसके विरोध में वहां पर इकट्ठे हुए थे। कांग्रेस के 2 लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और एक और उनके साथी, जो शांतिपूर्ण ढंग से सभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान जनरल डायर जो है वहां का पुलिस कमिश्नर था, वह एक छोटे से दरवाजे से अंदर आता है और बगैर कोई सूचना दिए जलियांवाला बाग के अंदर जितने लोग थे उनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे देता है। जैसे ही गोली चलती है वहां पर मच जाती है अफरा तफरी। सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जलियांवाला बाग के बीच में एक कुआं था, अपनी जान बचाने के लिए लोग उस कुएं में कूदने लगे। घबराहट के मारे एक के ऊपर एक लोग कूदते गए और अपनी जान गंवाते गए। इस तरह से वहां पर सैकड़ों लोग मारे गए और इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में, विशेषकर उत्तर भारत में, एक बहुत बड़ा आक्रोश फैल गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर जब पूरे देश में फैली, पूरे उत्तर भारत में फैली, तो लोग आक्रोशित हो गए। उन्होंने हिंसात्मक रूप अख्तियार कर लिया और जब ये हिंसा उन्होंने अख्तियार की तो जगह जगह तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया। गांधी जी चूंकि सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा के पैरोकार थे, उन्हें लगा कि आंदोलन में हिंसा का समावेश हो गया है, हिंसा फैल सकती है, और इसलिए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह को वापस लेने का निर्णय ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह की अगर अपन समीक्षा करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि रॉलेट सत्याग्रह जो है वह बहुत अच्छा था, गांधी जी का एक इनिशिएटिव था। आप सोचिए कि चंपारण में एक छोटे से गांव में उन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ा और पूरे उत्तर भारत में फैल गया। लेकिन इसमें हिंसा का समावेश होने के कारण उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। यहां पर आंदोलन को वापस जरूर ले लिया गया, लेकिन गांधी जी इस तैयारी में थे कि सत्याग्रह के विचार को पूरे भारत में और अंग्रेजों की खिलाफत को पूरे हिंदुस्तान में फैलाया जाए। इसके लिए क्या किया जा सकता है? कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। योद्धाओं का जो साथ है वह हमेशा प्रकृति भी देती है। अंग्रेजों के द्वारा एक और धोखा किया जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो तुर्की का सुल्तान था, उसको पूरे दुनिया भर के मुसलमान अपना धार्मिक गुरु माना करते थे और तुर्की के जो सुल्तान थे, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों का धार्मिक गुरु था, उसको जब पद से हटाने की बात की गई तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ साथ भारत के मुसलमान भी नाराज हो गए। इनमें थे अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्होंने बॉम्बे में मार्च 1919 को एक खिलाफत कमेटी का गठन किया और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी। गांधी जी के लिए यह बहुत सुनहरा अवसर मिला कि एक तरफ
मुसलमान अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, यदि हिंदू भी इस आंदोलन से जुड़ जाए तो अंग्रेजों को भागने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अली बंधु और गांधी जी के बीच में चर्चा हुई। गांधी जी ने अपनी बात कांग्रेस के सामने रखी। कांग्रेस शुरू में थोड़ा सा ना नुकर करती रही, लेकिन सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेस को बताया कि हम लोग एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें जो खिलाफत के साथ में आगे बढ़ेगा, और कांग्रेस ने उसकी सहमति दे दी। असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई। सवाल यह आता है कि असहयोग आंदोलन ही क्यों, असहयोग ही क्यों? तो इसके बारे में महात्मा गांधी ने अपनी किताब लिखी है 1909 में, जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में गांधी जी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन है तो वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम हिंदुस्तानी ही उनका सहयोग कर रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने गोली नहीं चलाई, उन्होंने केवल आदेशित किया, और गोली चलाने वाले थे भारतीय सैनिक, यानी हमारे ही सहयोग से वो हम पर राज कर रहे हैं। यदि हम अंग्रेजों का विरोध कर दें, उनका सहयोग करना बंद कर दें, तो अंग्रेजों को इस देश से भागने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगेंगे। बिल्कुल गांधी जी की इस बात को शुरुआती नानुकुर के बाद में कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। असहयोग आंदोलन की प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए उसकी अलग अलग गतिविधि बनाई गई। उस गतिविधि में सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप था उपाधियों और पदवियों का त्याग। गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए जो केसरे हिंद की उपाधि मिली थी ना, उसका गांधी जी ने त्याग कर दिया। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि का त्याग कर दिया, और जब इन्होंने अपनी उपाधि और पदवियों का त्याग किया तो धीरे धीरे करके सभी लोगों ने त्याग करना शुरू कर दिया। यह पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में स्कूलों का त्याग, हॉस्पिटल्स का त्याग, अस्पतालों, वकीलों के द्वारा अदालतों का त्याग, यानी जितनी भी सरकारी संस्थान थी सबका त्याग किया जाने लगा। अब आप बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सरकारी संस्थानों का त्याग, तो ध्यान रखिए उस समय सरकार हमारी नहीं थी, उस समय सरकार थी अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स की सरकार जो थी, उनके द्वारा जो प्रतिष्ठान बनाए गए थे, उनके द्वारा जो स्कूल बनाए गए, अस्पताल बनाए गए, वहां पर नौकरी करने वाले भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया, यानी असहयोग करना शुरू कर दिया, और इस तरह से असहयोग आंदोलन की हो जाती है शुरुआत। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया इस चीज को कि गांधी जी भारत आए, सत्याग्रह का विचार लेकर आए। सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के बाद में उन्होंने रॉलेट एक्ट के रूप में रॉलेट एक्ट के विरोध में किया। और अब जब रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए हिंसा का समावेश हुआ, तब गांधी जी ने उस आंदोलन को वापस लेने के बाद अब ये सोचने लगे कि इस आंदोलन को कैसे अखिल भारतीय आंदोलन बनाया जाए, और इसी प्रक्रिया में जन्म होता है असहयोग आंदोलन का। इसको हम देखेंगे अगले अध्याय में। शुरुआती दौर में जरूर इस आंदोलन को लेकर के कांग्रेस में थोड़ी सी उहापोह थी। कुछ लोग चाहते थे कि आंदोलन हो, कुछ लोग चाहते थे आंदोलन ना हो, लेकिन अंततः सभी लोग इसके लिए राजी हो गए। और अब अपन आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि ये आंदोलन आगे कैसे बढ़ता है और यह किस स्वरूप में आगे बढ़ता है और इसका समापन कैसे होता है। तब तक देखते रहिए आप लोग सामाजिक विज्ञान के इन कंटेंट्स को। धन्यवाद। जय हिंद।